हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है सॉलिड स्टेट। काफी मजेदार चैप्टर ये हमारे पास हुआ करता है, जिससे रिलेटेड या तो आपको डिफिनेशन पूछी जाती है या फिर रीजनिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं या फिर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपका मैटर होता है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है सॉलिड, दूसरा आपका होता है लिक्विड और तीसरा आपका होता है गैसेज स्टेट। जो आपके पास लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट है ये हम ऑलरेडी क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा सॉलिड स्टेट के बारे में, और सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, जैसे हम बात करें कि इसका जो डेंसिटी है या फिर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वो किस तरह से डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पर, या फिर यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है वो किस तरह से सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या फिर डेंसिटी को डिसाइड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट, तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो हमारा सॉलिड होता है एक तरह से पार्टिकल क्या होते हैं, काफी पास होते हैं। जो पार्टिकल होंगे काफी क्लोज होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह से कुछ इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है मूव करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं। तो ये आपका हो गया सॉलिड। अब एक फैक्टर हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि यहाँ पर क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और अगर यहाँ पर डिस्टेंस की हमने बात की तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, क्योंकि पार्टिकल काफी करीब है। और जितने ज्यादा करीबी मामला इनके बीच में होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल काफी पास पास है तो इसका मतलब इनके बीच में अच्छा सा अट्रैक्शन होगा। और अगर कहीं पर आपको दिखता है कि पार्टिकल काफी दूर है तो इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, काफी वीक फोर्स है। तो जो आपके पास सॉलिड होते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स काफी अच्छा होता है और पार्टिकल काफी पास होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि जो फोर्स इन दो एटम के बीच में या इन मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में, जो नाइबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे उनके बीच में जो काम कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा क्या करता है, पार्टिकल को पास खींचने की कोशिश करता है। जो भी नियरेस्ट पार्टिकल्स होंगे उनमें जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें, थर्मल एनर्जी जो आपके पास सिस्टम के अंदर होगा, जो मैटर के अंदर होगा, वो क्या करता है, पार्टिकल को एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश करता है। थर्मल एनर्जी जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा होगा, थर्मल का मतलब एक तरह से हीट हो गया, या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाओगे या मैटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पर तेजी से वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनका काइनेटिक एनर्जी काफी बढ़ जाता है, और इस वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो सिंपली कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो पार्टिकल को पास लेकर आता है, और जो थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर हम बात करें केवल सॉलिड स्टेट की, क्योंकि पार्टिकल काफी पास हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो भी पार्टिकल यहाँ पर है उनके बीच में एक अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, एक अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में काम कर रहा होगा, राइट। जबकि आपको पता है कि लिक्विड स्टेट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर पार्टिकल कुछ दूरी पर होते हैं, और गैसेस स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल और दूर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कंपेरेटिवली अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, राइट। जबकि यहाँ पर पार्टिकल पास हैं
और अगर पार्टिकल पास पास हैं तो दैट मीन थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी, एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बी वेरी लो। तो थर्मल एनर्जी क्या होगा, सॉलिड के कंडीशन में मिनिमम, अगर आप तीनों को कंपेयर कर रहे हो। जबकि अगर हम गैसेज स्टेट की बात करें तो पार्टिकल काफी दूर हैं, छोटे छोटे दिखाने का मतलब यहाँ पर ये है कि पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। और अगर पार्टिकल बहुत दूर है तो इसका मतलब हुआ कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्योंकि पार्टिकल दूर है तो अट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा गैसेस के लिए, दैट विल बी मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जबकि यहां पर थर्मल एनर्जी की मैं बात करूं, क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, भाग रहे होंगे इधर उधर, तो इसका मतलब कि जो आपका गैसेज स्टेट है यहां पर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, या फिर थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होगा। आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, या फिर आप कह सकते हो कि थर्मल एनर्जी गैसेज स्टेट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम, क्योंकि सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है तो यहां पर हम केवल बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, राइट। आपने देखा कि जो सॉलिड होते हैं आपके पास, वहां पर पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और दूसरी बात, जब भी हम किसी मैटर की बात करते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि या तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में हो सकते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं, रेगुलर पैटर्न में आपको पार्टिकल दिख सकते हैं, या फिर इरेगुलर पैटर्न में आपको पार्टिकल्स दिख सकते हैं, राइट। तो दो तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं हम जब भी सॉलिड की बात करते हैं और पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं, तो दो तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉलिड को हम डिवाइड कर सकते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, या तो आप जहां पर आपको दिखेगा रेगुलर पैटर्न तो उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस टाइप के सॉलिड को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी तरफ अगर आपके पास पैटर्न डेफिनेट नहीं है तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की सॉलिड को हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो आपका हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पर पैटर्न क्या होगा, रेगुलर होगा, और जहां पर पैटर्न रेगुलर नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि दो कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया ये वाला। अब जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एक और नाम होता है एमार्फस सॉलिड, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एमार्फस सॉलिड भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए कि रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या होगा, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास सॉलिड है तो दो पार्टिकल से या दो से अधिक पार्टिकल से या सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना हो सकता है। तो अगर मैं मान लूं यहां पर कि सपोज कोई आपका सॉलिड है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दो पार्टिकल से। तो यहां पर अगर हम देखें, सपोज आपके पास जो भी पार्टिकल है इस तरह से कुछ अरेंज है, राइट। फिर अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पर B है, फिर आपके पास यहाँ पर A है, फिर अगेन आपके पास B आ गया, फिर यहाँ पर A आ गया, और फिर यहाँ पर आपके पास A पार्टिकल है, यहाँ पर B पार्टिकल है, यहाँ पर A पार्टिकल है, और यहाँ पर B पार्टिकल है। ये जो आपका सॉलिड है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पार्टिकल है, जो भी आपके पास पार्टिकल्स हैं वो आपको एक डेफिनेट पैटर्न में दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर A है तो यहाँ पर B, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है। अगर मैं डाउनवर्ड जाऊं तो A B A, अगर मैं इस कॉलम में जाऊं तो B A B A B A, या फिर मैं डायगोनली मूव करूं तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा A A A। मतलब जो आपका पैटर्न है आप गेस कर सकते हो कि अगला पार्टिकल कौन सा होगा। अगर यहाँ पर B है, डायगोनली B आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर आप यहां से आगे गेस कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा पार्टिकल होगा। सिमिलर वे अगर आप इस रो में आगे बढ़ते हो तो आपके पास है B A B A, और आप यहाँ पर गेस कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा पार्टिकल होगा, B होगा। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ये डेफिनेट पैटर्न होगा, पार्टिकल एक डेफिनेट फैशन में अरेंज होंगे, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा जहां पर आपको डेफिनेट पैटर्न या रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
राइट। जबकि दूसरी तरफ आपके पास अगर हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो यहां पर जो भी पार्टिकल्स आपके पास होंगे, सपोज करते हैं कि ये वाला भी आपका किससे मिलकर बना हुआ है, दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर भी ए एंड बी पार्टिकल्स हैं, ए एंड बी पार्टिकल्स हैं, इस तरह से अरेंज है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे एक रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होंगे, एक रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होंगे। सपोज यहां पर तो ठीक है कि ए बी, लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या आ गया, बी आ गया, फिर यहां पर हमने बी लिख दिया, फिर यहां पर ए लिख दिया, फिर बी, फिर इसी तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं बी, यहां पर मैंने कर दिया बी, यहां पर ए और यहां पर बी। अब अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं इस रो में मूव करूं तो ए बी इस तरह से कुछ आ रहा है। इस रो में अगर मैं मूव करूं ए बी, ठीक है, यहां पर भी पैटर्न सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस रो में मूव करूं तो आपको पैटर्न दिख रहा है बी बी, मतलब यहां पर दो बी तो एक साथ आ गए, लेकिन फिर ए आया, फिर बी आया। तो आगे का हम गैस नहीं कर पाएंगे कि आगे कौन सा पार्टिकल होगा। या फिर इसमें और भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है कि अगर यहां पर ए बी है तो सपोज करो कि यहां पर बी हो जाए, ठीक है। तो मतलब यहां पर कोई आपको डेफिनेट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पर ए है, यहां पर बी दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, आगे हम गेस नहीं कर सकते हैं। यहां पर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से इस पैटर्न में आपको दिख रहा है कि एक रेगुलर पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। आगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल पॉसिबल है। जबकि क्रिस्टलाइन में आपने देखा कि एक डेफिनेट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ए बी की फॉर्म में किसी भी डायरेक्शन में, या डायगोनली जा रहे हो तो आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, राइट। जबकि इसके डायगोनली आप जाओगे तो ए दिख रहा है, जबकि इस डायगोनल में आप जाओगे तो बी दिख रहा है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। तो इस तरह के जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमार्फस सॉलिड, राइट। और इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अधिकतर जितने भी आपके पास आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl, KCl, या फिर आपके पास हो सकता है जिंक सल्फाइड, राइट। या फिर जितने भी आपके पास मेटल्स वो आपका एक तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर कुछ एलोइज जो आपके पास होते हैं, वो भी सम एलोइज कैन फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। अब जरूरी नहीं कि, क्योंकि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होंगे। एक जो कंडीशन है, ये आपका क्या होगा, एक आइडियल कंडीशन होगा, ये आपका आइडियल कंडीशन होगा, राइट। मतलब ये जो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है एक आइडियल कंडीशन होगा। मे बी वहां पर क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, ये काफी दूरी तक तो सही चले, लेकिन उसके बाद इसका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है कि वहां पर पैटर्न क्या होगा, रेगुलर होगा। दूसरी तरफ अगर हम एमार्फस सॉलिड की बात करें और इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में इसके हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका ग्लास हो गया, आपके पास रबर हो गया, ये आपके पास रबर हो गया, राइट। आपके पास जो टेफ्लॉन होता है, यानी कि एक जो पॉलीमर हमारे पास होता है टेफ्लॉन, ये भी आपका इसी में आएगा, राइट। या फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है, एमार्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज होंगे जिनका जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो आपने देखा कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह का पैटर्न होता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहली बात, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक डेफिनेट होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होगा। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा एक डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या है, एमार्फस सॉलिड है, तो इसका जो MP एंड BP होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी नॉट रेगुलर, ये आपका रेगुलर नहीं होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास एमार्फस सॉलिड है
इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स, राइट। ये आपका फिक्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, मेल्ट या बॉइल होगा, राइट। जबकि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, यानी कि जो आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट या बॉइल होता हुआ आपको दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक अगर हम देखें तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पे ही जाना पड़ेगा अगेन। तो देखें, अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जहां पर पार्टिकल कुछ ऐसे हैं राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होगा, अगेन यहाँ पर बी है तो यहाँ ए, फिर बी, फिर ए, और ए बी। तो दैट मीन्स आपको पैटर्न डेफिनेट दिख रहा है। अब आपको पता है कि जब हम मेल्टिंग या बॉइलिंग की बात करते हैं तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमें अट्रैक्टिव फोर्स खत्म करना होता है, ठीक है। जो नाइबरिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को हमें खत्म करना होता है, और इसे हम कब कर सकते हैं, जब आप उसे हीट दोगे या फिर टेम्परेचर दोगे, तभी आप इस फोर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब कहीं पर भी आप देखो कि आसपास वाले पार्टिकल, सपोज मैं यहां पर देखता हूं तो इस तरफ से आपका ए है, इस तरफ से बी है। अगर मैं यहां पर भी देखता हूं तो यहां पर ए है, यहां पर बी है। अगर मैं ऐसे में देखता हूं तो आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। यहां पर भी अगर मैं देखूं तो यहां पर भी आपको ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा। तो हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी के बीच में हर जगह पे एक जैसा ही फोर्स होगा। तो इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये वाला फोर्स ब्रेक डाउन होगा। तो सो दैट यू कैन से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेफिनेट होगा। क्यों, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक जैसा इन्वायरमेंट दिख रहा है, ए बी, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी एक जैसा ही होगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और उसी को हम कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही आपको देखने को मिलेगा, राइट। दूसरी तरफ जो आपके पास एमार्फस सॉलिड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। तो इसका भी आप रीजन देख सकते हो, कहां से, इसका देख सकते हो आप लॉजिक, कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं और पार्टिकल रिपीटेड नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर मे बी बी हो, यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी दिख रहा है हमें, फिर यहाँ पर ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, राइट। यहाँ पर मेरे पास ए लिख देता हूं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर बी है। तो पैटर्न तो डेफिनेट नहीं है, ए बी बी ए हो गया, फिर बी ए बी हो गया, फिर ए बी 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 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ए और बी। यहाँ पर भी ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी। यहाँ तो ठीक हो गया कि एक जैसा फोर्स काम करेगा, बट अगर मैं इन दोनों पार्टिकल के बीच की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ गया, बी आ गया। तो ए और बी के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ अलग होगा, ए के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ अलग होगा, और बी के बीच का जो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो अलग होगा। तो मतलब ये अलग टेम्परेचर पे टूटेगा, अलग टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन होगा, ये किसी अलग टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन होगा, और ये वाला किसी अलग टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन होगा। तो दैट मीन्स यू कैन से कि जो आपका एमार्फस सॉलिड होता है वहां पर पैटर्न डेफिनेट नहीं होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हमें अलग अलग टेम्परेचर पे ये वाला सॉलिड मेल्ट होता हुआ दिखेगा, ये आप कह सकते हो। तो दूसरी ये आपका हो गया कि मतलब ये प्रॉपर्टी इनके बीच में होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होगा क्रिस्टलाइन में, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में डेफिनेट नहीं होगा, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास यहाँ पर पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर कट करें, मतलब इनको कटिंग करके देखें, तो आपको दिखेगा कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें शार्प कट आपको देखने को मिलेगा, शार्प कट,
या प्लेन कट आपको देखने को मिलेगा, प्लेन कट आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, शार्प कट नहीं होगा, कोई भी शार्प कट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी शार्प कट नहीं दिखेगा। ठीक, यानी कि नॉन प्लेनर कट आपको मिलेगा, यहाँ पर नॉन प्लेनर कट आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे मैं बात करूं, ये अगर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको मैं यहां से कट करूं तो आपके पास जो यहाँ पर पीसेज आएंगे वो इस तरह से कुछ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर आपको एक शार्प कट दिख रहा है, ये प्लेन एरिया दिख रहा है, राइट। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन में आपके पास अगर ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यहां से आप इसे कट करो तो यू विल गेट इरेगुलर कट। क्या मिलेगा, इरेगुलर कट, इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। इस तरह से दो पीस में डिवाइड कर दिया आपने तो इरेगुलर कट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसके पीछे अगर हम देखें लॉजिक क्या होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जरा, अगर मैं इसे डायगोनली कट करता हूं, इसे अगर मैं डायगोनली कट कर रहा हूं, डायगोनली कट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं अगर देखूं इस डायरेक्शन में मैं चलूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूं तो आपको दिख रहा है, आप कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास ए और बी के बीच में ही लग रहा है, ए और बी के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसी को आपको खत्म करना होगा। तो अगर आप इसको कट करोगे तो बराबर फोर्स से आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हो, एक जैसा फोर्स आपको लगाना होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसमें, अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, सपोज मैं इस डायरेक्शन में इसे कट कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में कट करता हूं, तो यहाँ पर तो फोर्स किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, ए और बी के अगेंस्ट। यहाँ पर आपको किसके अगेंस्ट, ए बी, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, बी बी के अगेंस्ट आपको वर्क या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा फोर्स की जरूरत हो और यहाँ पर कम हो। तो जब भी आप अप्लाई करोगे फोर्स तो एक जगह पे क्या होगा, ज्यादा कट लग जाएगा और दूसरी जगह पे हल्का कट लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पेड़ ऐसा होता है कि वैसे तो एक जैसा दिखता है, लेकिन बीच में कहीं पर एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जहां पर वो काफी हार्ड होता है। तो अगर हम इसे काटने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से तो अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन यहाँ से ये कट नहीं पाता है, ये यहाँ पर क्या रह जाता है, एक तरह से यहाँ पर एक कर्व टाइप का आपको दिखेगा, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये वाला पार्ट काफी हार्ड होता है कट करने के लिए, जबकि आसपास से कट जाता है। तो मतलब आपका क्या हो गया, एक इरेगुलर कट वहां पर बन जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा थी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जितना हमने अप्लाई किया था उतना वहां पर काम नहीं करेगा। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम इन्हीं से रिलेटेड, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखिए जरा, अब यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगी, एक तो एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। तो जो आपका एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगा वो आपका होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड, क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज है। कौन सी वाली, एन आइसोट्रॉपिक ट्रॉपी या एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड होगा। जबकि जो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होगी ये किससे रिलेटेड होगी, ये एमआरफस सॉलिड या फिर आप कह सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड होगा, एमआरफस सॉलिड से रिलेटेड होगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड है। अब देखिए जरा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है आइसो, आइसो का मतलब सेम हो गया, ठीक है, आइसो का मतलब सेम हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आपका सॉलिड है, जो भी आपका सॉलिड है, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमआरफस सॉलिड है, वहां पर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करते हैं। अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में एक जैसी आती है, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनका मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, अगर सभी डायरेक्शन में एक जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड आता है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। मतलब व्हेन देयर इज द इक्वल मैग्नीट्यूड इन
ऑल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन फॉर अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। जबकि एन आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि अगर किसी डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आती है, दूसरी डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आती है, तो उसे हम बोलेंगे एन आइसोट्रॉपिक। अब देखें, जो भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें क्या होता है, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो गया, या फिर आपके पास वेलोसिटी हो गया, या फिर थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें और एक डायरेक्शन में मूव करें, जैसे इस डायरेक्शन में मूव करें, तो यहां पर इस डायरेक्शन में आपको कौन कौन से पार्टिकल दिखेंगे, ए एंड बी पार्टिकल दिखेंगे। कौन से दिखेंगे, ए एंड बी पार्टिकल दिखेंगे, राइट। इस डायरेक्शन में भी आपको ए एंड बी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं डायगोनली आगे बढ़ूं तो इस डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, ओनली बी, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा ओनली बी पार्टिकल। अगर मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं तो आपको क्या दिखेगा, ओनली ए पार्टिकल, राइट। तो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल हमें दिखवा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में कुछ अलग आएगा, इस डायरेक्शन में कुछ अलग आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बी है तो ये बी की वजह से आएगा, इस डायरेक्शन में केवल ए है तो ये ए की वजह से आएगा, इस डायरेक्शन में ए बी है तो ए और बी की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी, और इस डायरेक्शन में ए और बी की वजह से आएगी। तो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए एंड बी दिख रहा है। अगर मैं डायगोनली जाता हूं तो इस डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, ए एंड बी दिख रहा है, राइट। या फिर किसी और डायरेक्शन में मैं जाता हूं, इस डायरेक्शन में जाता हूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है ए एंड बी। और भी आगे होगा पैटर्न, हालांकि आपको हो सकता है यहां पर एक जैसा पैटर्न दिख रहा हो, लेकिन आगे क्या होगा, उसमें ए और बी का कहीं ना कहीं रिपीटिशन होगा। तो जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वहां पर आपको क्या दिखेगा, हर डायरेक्शन में एक जैसे पार्टिकल दिखेंगे, जिससे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये था आपका आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। एक छोटा सा टॉपिक हम इसी में कवर कर लेते हैं कि जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, उनकी एक और खासियत होती है एमॉर्फस सॉलिड। उनकी एक खासियत क्या होती है कि इनमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, जैसे लिक्विड फ्लो करते हैं या गैस फ्लो करते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड जैसे ग्लास, इसकी एक बहुत ही अच्छी टेंडेंसी ये होती है कि ये फ्लो कर सकता है। ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक। और वैसे तो आपको पता ही है कि जो आपके पास सॉलिड होते हैं उनकी फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती है। फ्लो वाली टेंडेंसी किसकी होगी, या तो लिक्विड की होती है या फिर गैस की होती है, राइट। हालांकि जो आपका ग्लास है ये तो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही स्लो स्पीड से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और क्योंकि इसके एक पार्टिकल बहुत ही स्लो स्पीड से रन करते हैं, उसे हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बहुत साल लगते हैं एक पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने में। तो इस तरह से, क्योंकि पार्टिकल फ्लो तो कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली कर रहा है, तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है या जो पुरानी कार होती है, पुरानी बसेस होती है, उनके जो शीशे होते हैं, विंडो के जो शीशे होते हैं, वो बॉटम पर काफी थिक हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करने लग जाते हैं। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जो इसका बॉटम वाला एरिया होगा काफी थिक हो जाता है, राइट। तो इसलिए जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है या ग्लास है, इसे हम कह सकते हैं कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि जो लिक्विड जितना ज्यादा ठंडा होगा उसकी जो फ्लोइंग टेंडेंसी होगी वो उतनी कम होगी। सुपर कोल्ड लिक्विड हम एमॉर्फस सॉलिड या ग्लास को बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लास आपके पास है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड, या फिर एमॉर्फस सॉलिड को आप कह सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी फ्लो करने की है। अब क्योंकि बहुत स्लो, गैस नहीं बोल रहे हम, क्योंकि ये लिक्विड से भी कम है, तो इसलिए हम लिक्विड की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि लिक्विड की तरह ये फ्लो करता है। गैस तो बहुत तेजी से भागता है, ठीक है।
अब दूसरी तरफ हम इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, एक और नाम हम इसे दे सकते हैं सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड, सीडो सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉलिड जो दिख तो सॉलिड की तरह रहा है, सॉलिड की तरह दिख रहा है, लेकिन उसकी जो रियल प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड की तरह नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखा ग्लास क्या हो रहा है, इसके जो पार्टिकल हैं ये मूव कर रहे हैं, बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, और ऐसा कोई सॉलिड खासकर करता नहीं है, लेकिन ये मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड का मतलब जो जैसा है वैसा नहीं है, वास्तव में वो वैसा नहीं है, तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो इस तरह के सॉलिड को हम बोलेंगे सीडो सॉलिड। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। थैंक यू सो मच।